हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। दोस्तों, पेंशन एक अधिकार है और एक उम्र के बाद तो एक ज़रूरत भी है हम सब के लिए। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला, एक एमएनसी में, गवर्नमेंट जॉब में, उनका पैसा एक सुरक्षित होता है। सरकार उसके लिए जिम्मेवार होती है, कंपनी उसके लिए जिम्मेवार होती है। पर उन लोगों का क्या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे आपका केबल ऑपरेटर हो गया, आपके आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, ऑटोमोबाइल वर्कर हो गए, बेकरी वाले हो गए, और इसके अलावा ब्यूटिशियंस हो गए, बाईसाइकिल रिपेयर वाले हो गए, बिल्डिंग और रोड मेंटेनेंस वाले हो गए, केटरिंग वाले, कोचिंग सेंटर वाले या कुरियर सर्विस वाले। और ऐसे बहुत से लोग जो बेचारे महीने का ज़्यादा नहीं कमा पाते, लेकिन उनको एक पेंशन अगर मिल जाए, उनको एक श्योरिटी मिल जाए कि मेरे को 60 साल के बाद कुछ मिलेगा, वो बहुत अच्छा मिलेगा, तो एक सुकून होगा उसके लाइफ में, जो उसको ज़्यादा काम करने के लिए या ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट रखे। मानते हैं इस बात को? ठीक है। तो इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लेके आए हैं जिसमें उनको कुछ पैसे देने हैं अभी काम करते टाइम, और उनको 60 साल की उम्र में एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट मिलेगा पर मंथ, आजीवन, जब तक वो जिएंगे तब तक। ठीक। अब इसमें है क्या? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब से तो कुछ नहीं देगी, लेकिन एक नेशनल बोर्ड के साथ वो एक कंसल्टेशन करती है सॉरी, नेशनल बोर्ड के साथ वो एक कंसल्टेशन करती है, और उसमें एक निष्कर्ष निकलता है कि जितना भी एक सब्सक्राइबर का पैसा लगाएगा, जो बंदा एक पैसा इन्वेस्ट करेगा, उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर अपना शेयर डालेगी। और जो कॉर्पस इकट्ठा होगा, जो अमाउंट इकट्ठा होगा, वो 60 साल की उम्र के बाद उस पर्सन को दे दिया जाएगा। बहुत सिंपल। ठीक है। अब इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं। ठीक है। सबसे पहले तो उनकी उसकी जो इनकम है वो 15,000 यानी 15,000 पर मंथ से कम होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो नहीं होगा। दूसरी चीज़, उसके पास एक सेविंग्स का बैंक अकाउंट होना चाहिए। सेविंग्स बैंक अकाउंट जो आजकल बहुत कॉमन है, किसी को बिना पैसों के भी खुल जाता है, जनधन योजना के है। ठीक है। उसके पास एक आधार नंबर होना मैंडेटरी है, जो सबके पास है। ठीक। उसकी जो एज है वो 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी मिनिमम 18 साल की है उसकी उम्र और मैक्सिमम 40 साल की उम्र होनी मैंडेटरी है। अब कब एलिजिबल नहीं होगा एक पर्सन? सपोज हम मान लेते हैं कि एक पर्सन की इनकम तो 15,000 है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी रेंटल इनकम आ रही है कहीं किसी और रास्ते से, तो उस केस में वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है। अब या फिर उसका कोई एनपीएस कट रहा हो, किसी गवर्नमेंट का हिस्सा हो, किसी भी टाइप का, भाई उसका नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में पैसा कट रहा हो। इनकम तो 15,000 से नीचे मान लिया, क्राइटेरिया पे पूरा कर लिया, लेकिन अगर एनपीएस कट रहा है तो भी नहीं होगा। ठीक है। या फिर उसका किसी कंपनी में जॉब करता है, उसका ईएसआईसी या ईपीएफओ कट रहा है, क्योंकि उसकी एक वैल्यू है कि वो 15,000 से ऊपर में ही कटेगा। अगर उसके नीचे भी किसी कारणवश कट रहा है, कुछ बेसिक्स में कंफ्यूजन कर रखी है, तो उस वजह से उसको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट कर जाए, सपोज मैं कह रहा हूँ कि कुछ पैसा उसको पे करना है, लेकिन वो कुछ समय के बाद पैसा पे करना बंद कर देता है किसी कारणवश, उसके पास नहीं है, बीमार हो गया, 1000 रास्ते हैं कि भाई वो नहीं पे कर पा रहा, तो भी उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो कुछ इंटरेस्ट लेगी और उसको वो पैसा पे करने देगी। ठीक है। अब ये पेंशन स्कीम से बाहर जब वो आएगा, ऑन लीविंग, मतलब जब वो उसमें से बाहर निकल आएगा, तब क्या होगा? मान लीजिए एक 18 साल का बंदा जिसने कुछ पैसे डाले, सरकार ने कुछ पैसे डाले, और वो 10 साल तक उसमें रहता है, 10 साल या उससे कम में अगर वो इस स्कीम से बाहर आता है, तो उसको सिर्फ सेविंग्स का अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो हमारा 3% या 3.5% होता है, उस उतना ही मिलेगा। अगर 10 साल से ज़्यादा बट 60 ईयर्स की एज से कम है, तो उस स्कीम में उसको बता जो सेविंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, या फिर जितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें बना 10 साल से ज़्यादा में, जितना उसका कॉर्पस इकट्ठा हुआ और रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार ने डाला, अपना शेयर डाला, जो ज़्यादा अमाउंट होगा वो उसको मिल जाएगा, सीधा हिसाब। ठीक।
अगर एक पर्सन की सपोज डेथ हो जाती है तो क्या हो, तो उसका स्पाउस यानी कि उसका जो पति या पत्नी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं बेसिकली, कि भाई वहीं से अपने आप को आगे चलते चलें, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन दें और आगे जब वो 60 साल की होंगे तो उनको एक मिल जाएगा अमाउंट, ठीक है। अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो ये पैसा मेन फंड में वापस चला जाएगा, उस केस में कोई भी इसका लाभार्थी नहीं होगा। अगर कोई नॉमिनेशन होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसका मतलब उसको कितना देना है और किसका क्या करना है, वो कोर्ट जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, ठीक है। तो एक चीज और है, अगर पर्सन की डेथ हो जाए तो जब पेंशन मिल रही होती है तब अगर पर्सन की डेथ हो गई तो उसके स्पाउस को 50% मिलेगी एज फैमिली पेंशन, यानी सपोज 60 इयर्स के बाद उस पर्सन की डेथ हो जाती है, उसको फैमिली पेंशन, उसको पेंशन मिल रही थी और एकदम से वहां पे उसकी डेथ हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन दी जाएगी, वो 50% होगी, और लेकिन हाँ वो उसके सिर्फ स्पाउस को ही मिल सकती है और किसी को नहीं, ठीक। अब जो मैं इतनी सारी बात कर ली, पेंशन मिलेगी, पेंशन मिलेगी कितनी, उसका जवाब है 3,000 रुपये महीना मिनिमम, मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है, वो भी गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली आगे आने वाले टाइम में बढ़ने के ही पूरे चांसेस हैं, कम नहीं हो सकती वो चीज़, ठीक है। अब मंथली कंट्रीब्यूशन सवाल ये उठता है कि देना कितना है, वो हर एज वाइज अलग अलग है, जैसे 18 ईयर्स की एज से 40 ईयर्स की एज तक है, तो 18 ईयर्स की एज में मात्र 55 रुपये यानी 55 रुपीज़ पर्सन को कंट्रीब्यूट करना है, जिसका सेम शेयर गवर्नमेंट भी अपना मिलाएगी, वो भी 55 रुपये, यानी टोटल 110 रुपये उसका कॉर्पस इकट्ठा हो गया, ठीक। यही उम्र अगर 25 साल हो जाती है तो 80 रुपये पर्सन का और गवर्नमेंट का भी 80 रुपये, 30 साल हो जाती है तो 105 रुपये, 35 हो जाती है 150 रुपये यानी 150 रुपये, 40 हो जाती है तो 200 रुपये, 40 के बाद तो बंदा एलिजिबल है ही नहीं उसके अंदर आने को, तो जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 400 रुपये यानी 200 प्लस 200 400 रुपये इंसान का इकट्ठा होगा हर हाल में पर मंथ का, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आप इसको अप्लाई कहाँ करोगे, तो जो आपका नियरेस्ट CSC सेंटर होगा ना, या पोस्ट ऑफिस हो गए, ऑथराइज बैंक्स हो गए, आप वहाँ पे इसको जाके अप्लाई कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब एक चीज़ है कि ये ना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको इनेक्ट किया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो जो सारा भाई पेंशन इकट्ठी होगी, उसका फंड को मैनेज कौन करेगा, तो उसके एक फंड मैनेजर अपॉइंट होता है जो LIC, जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि हाँ देखिए हमारे घर में बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबके पास एक LIC की पॉलिसी ज़रूर होती है, चाहे आप कुछ भी हो एक LIC होती है, तो LIC को एक जिम्मेवारी सौंपी गई है, इसका पेंशन फंड मैनेजर बनाया गया है, पूरे फंड को वो मैनेज करेगा, ठीक है, जो एक ट्रस्ट वर्दी कंपनी। तो आपके अड़ोस पड़ोस में जो जिनको नहीं पता है कि उनके अधिकार क्या हैं और सरकार उनके लिए अगर कुछ कर रही है, तो प्लीज़ एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप उनको जाके इस स्कीम के बारे में बताइए ताकि उनको अपना फ्यूचर सिक्योर्ड नज़र आए। ये एक हेल्प होगी उन लोगों के लिए जो हमारे आपकी तरह ऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, जिनके पास बेचारों के पास एजुकेशन नहीं है, ये उनके लिए एक हेल्प होगी। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। गुड बाय।